हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 3। इसमें हम पढ़ेंगे मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। बट इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कोई मास होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। अब स्टूडेंट, ये जो मैटर होता है, ये मैटर बनता किससे? तो ये जो मैटर होता है, ये किससे बनता है? एटम से बनता है। ठीक है, कई छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, एटम्स का बड़ा रूप क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। तो इनसे ही मिलकर क्या बनता है? हमारा मैटर बनता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी कंसेप्चुअल भी है। तो इसे आप ढंग से देखिएगा, ठीक है, और लर्न कीजिएगा। इसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और एटॉमिक मास, कई सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फिर वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम, एटॉमिक मास, एटॉमिक सिंबल्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम, आयन, वैलेंसी एंड रेडिकल्स, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, मास परसेंटेज एंड मोल कंसेप्ट। ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? इट इज़ ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है? दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो ये होती क्या है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो केमिकल रिएक्शन को मैं आपको विथ एग्जाम्पल चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जैसा यहाँ लिखा है कि टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो इसी को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस इसमें रिएक्ट करेंगे उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे और जो बनेगा उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको समझने के लिए हमने क्या, जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आए तो हमें टी बनानी है, तो हमने क्या किया? वाटर लिया, टी लिया, उसमें शुगर ऐड कर दी और उसके बाद हमने मिल्क ऐड कर दिया और उसको बॉईल किया। तो आफ्टर सम टाइम हमें क्या? टी ऐड हो गई, टी बन गई। ठीक है, तो हमने ये सारे कंटेंट इसमें मिक्स किए और क्या बनी? हमारे पास टी बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का यूज़ करके एक प्रोडक्ट बना लिया। तो ये जो हुआ, क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ल्यूक वार्म मिल्क लिया, इसके अंदर 1 टेबल स्पून क्या? कर्ड को मिक्स कर दिया और इसको हमने रख दिया हॉट एरिया के अंदर आप कई सारे आवर्स के लिए। काफ़ी आवर्स के बाद, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जब हमने इस ल्यूक वार्म मिल्क को देखा तो ये क्या बन गया? कर्ड बन गया। ठीक है, तो ये जो कर्ड बना, ये हमारा क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ भी हमने 2 सब्सटेंसेस का यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो ये किस कारण से बन पाया? इनके बीच में क्या हुई? केमिकल रिएक्शन हुई। तो ये केमिकल रिएक्शन के कारण ही नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ और हमारे पास कर्ड बन गया। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में हमने 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को यूज़ किया था और एक प्रोडक्ट बना लिया था। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में हमने 2 सब्सटेंसेस का यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाया था। तो यही होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो इसे हम लिख सकते हैं, इट इज़ ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। अब चलिए इसको हम केमिकली कैसे लिखेंगे? इक्वेशंस के फॉर्म में इसको लिखना हो तो हम कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने कोई एक सब्सटेंस लिया A और दूसरा सब्सटेंस लिया B। अब इन्होंने क्या किया? ये कंबाइन होके AB बना लिया। तो यहाँ पर ये जो A और B 2 सब्सटेंस थे जिनके बीच में रिएक्शन हुआ,
उन्हें तो हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनता है हमारा उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कैसे हो पा रहा है, ये हो पा रहा है केमिकल रिएक्शन के कारण हो पा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसके कुछ लॉ होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो लॉ थे इनको दिया था लेवोइसियर ने और जोसेफ ने। इन लॉ को इस्टेब्लिश किया था और एक्सप्लेन किया ए लॉट अबाउट द केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो ये केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ दिया था, किसने दिया था, लेवोइसियर और जोसेफ ने दिया था। ठीक है, इन्होंने इनको इस्टेब्लिश किया और काफ़ी कुछ बताया जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्यों होती है और कैसे होती है, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली 2 लॉ दिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और दूसरा जो लॉ था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ये 2 लॉ दिए लेवाइसियर और जोसेफ ने। अब इनको भी हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, तो इसे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कोई भी जो मैटर होता है जो उसका मास ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हमारे पास 2 रिएक्टेंट है ए और बी, ये जो ए और बी जो रिएक्टेंट है, सपोज करो ये ए है 4 ग्राम का और बी है 6 ग्राम का, और जो ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये ए 4 ग्राम ही रहेगा और बी 6 ग्राम रहेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट के जो रिएक्टेंट के अंदर सब्सटेंस का क्या है मास होगा, वही मास प्रोडक्ट में होगा। जो रिएक्टेंट साइड सम होगा मास का, वही प्रोडक्ट साइड भी होगा, क्योंकि जो मास होता है वो ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जो हमारा रिएक्टेंट साइड टोटल मास था 10 ग्राम था, प्रोडक्ट साइड भी हमारा मास कितना बना, 10 ग्राम बना। समझ में आया? तो ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसको एक और एग्जांपल से हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। H2O क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ हमने इसके आगे 2 और 2 लगा रखा है, हाइड्रोजन के आगे 2 लगा रखा है। अब इसको समझने के लिए हम इसका मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, और H2O के आगे भी 2 लग रहा है, O2 के आगे 1 लग रहा है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गई, और वाटर के आगे 2 लग रहा है तो ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक एटम है, इसके आगे अगर 2 लग रहा है तो हाइड्रोजन के हमारे पास क्या हो गए, 2 एटम्स हो गए। ठीक है, अगर ये H है, सिंगल लिख रहा है, इसके आगे भी कुछ नहीं लिख रहा है, इसके नीचे भी कुछ नहीं लिख रहा, तो हम इसको पढ़ते हैं एटम। इसके नीचे अगर 2 लग जाएगा तो ये हाइड्रोजन एटम ना होके क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर 2 लग जाएगा तो ये मॉलिक्यूल बन गया, और इसके आगे भी कोई लग जाएगा नंबर, ठीक है, तो वो होगा मोल कहलाएगा। जैसे अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा तो ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के क्या हो गए, 2 मोल। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको समझ में आया? अगर ये सिंगल लिखा जा रहा है तो ये एटम कहलाएगा, इसके नीचे अगर कोई नंबर लिख दिया तो वो मॉलिक्यूल बन गया, और उसके आगे अगर कोई क्वांटिटी लिख दी तो वो मोल। फॉर एग्जांपल ये O है, O का मतलब ये ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, ये क्या है, एटम, ऑक्सीजन का एटम है। अगर इसके आगे 2 लगा दिया तो 2 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन एटम के 2 मॉलिक्यूल हो गए, मोल्स हो गए। क्लियर है? जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है
ये लिखा है 2H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 मोल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल, और यहाँ क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल के 2 मोल है। क्लियर है? ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। अब इनके मास की बात की जाए तो इसको देखो, मैं आपको फिर से लिखता हूँ तो आके आपको अच्छे से समझ में आए। ये रिएक्शन है 2H2 + O2 = 2H2O। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो हमने देखा जो मास होता है रिएक्टेंट साइड, वही मास क्या होता है प्रोडक्ट साइड। तो चलिए इसे चेक करके देखते हैं। ये हाइड्रोजन है, इसका मास है 1 और ये कितने हाइड्रोजन है, 4 है। 2 2 जा 4 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो इसका 4 हाइड्रोजन का मास 4 हो गया, तो 4 × 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, जो कि 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमने लिखा मास कितना है, 16, और इसके कितने हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, तो इसको 2 से 16 इंटू या 2 × 16 कर देंगे, कितना हो गया ये 32 ग्राम। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड, तो हाइड्रोजन देखो 4 ही है, तो 4 × 1 हो जाएगा, और अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है। और ऑक्सीजन का हमने अभी मास देखा, जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका मास कितना होता है, 16 होता है। अब ये जो 16 है ऑक्सीजन का, ये इंटू हो रहा है 2 से, तो हम 2 × 16 लिखेंगे। ठीक है, ये 2 जो होता है दोनों से, H2 से भी इंटू है और O से भी इंटू है, तो 2 × 16 लिखा। ये कितना हो गया, देखो 4 × 1 4 हो गया, प्लस 2 × 16 32, यानी 36 ग्राम हमें प्रोडक्ट साइड मिला। अब रिएक्टेंट साइड देखते हैं, इसका मास कितना है, 4 + 32 यानी 36 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएटेड किया जा सकता है, ये हमेशा फिक्स होता है बोथ साइड। क्लियर है? नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, देखो जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड होता है, जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, वो सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। जो कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है उसमें सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, मास और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के ही एटम मिलके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तभी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका जो मास होता है उसका प्रोपोर्शन, मास और वॉल्यूम का प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अगर हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाए तो सल्फ़र और ऑक्सीजन के हमें एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके जो मास है और वॉल्यूम है वो उनका रेशो फिक्स होना चाहिए। जैसे कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम लेंगे हम, तो ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। CO2 का मास हमें लिखना है, तो CO2 का मास क्या हो जाएगा, कार्बन का मास हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16 2 32। इसे सिंप्लीफाई किया तो ये रेशो आ गया 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड तभी बनेगी जब कार्बन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशो 1:2 हो और मास का रेशो 3:8 हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है, प्रोपोर्शन बाय सेम मास और वॉल्यूम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ये किसी भी मेथड से बने, लेकिन इसका मास और वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे CO2 है, CO2 का हम बना सकते हैं, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन की, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो भी हमारे पास CO2 बन जाएगा। अगर हम मेथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो भी हमारे पास CO2 और हाइड्रोजन वेपर बन जाएगी, H2O वेपर बन जाएगी, वाटर वेपर बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाएगी। ठीक है, तो इनमें से किसी भी प्रोसेस से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इन सब के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसके अंदर इन कार्बन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशो फिक्स होगा और
इसके मास का रेशो भी फिक्स होगा। जैसे वॉल्यूम का तो 1:3 अभी हमने निकाला था और मास का 3:8, तो ये रेशो फिक्स हमेशा होता है। क्लियर है? तो यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने एटम की काफ़ी सारी बात भी की थी प्रीवियस पेज पे। तो एटम क्या होता है? ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, छोटे छोटे कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऐड होने के बाद क्या बनाते हैं? कंबाइन होने के बाद एलिमेंट बनाते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं और इम्प्योर। तो प्योर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, जबकि इम्प्योर के अंदर हमारे पास मिक्सचर और सॉल्यूशन होता है। तो ये जो एलिमेंट बनता है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलेस्ट, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन गैसेस की बात करें तो ये गैसेस इनर्ट गैस या नोबल गैसेस कहलाती हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस करती हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इनका एग्जिस्टेंस होता है ना। ये छोटे छोटे हीलियम के पार्टिकल से मिलके बने, नियॉन, आर्गन, ये सब। और इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र का एग्जिस्टेंस नहीं है। सल्फ़र को हमेशा S8 लिखा जाएगा। ठीक है, ये कंबाइन फॉर्म में ही होता है हमेशा। सल्फ़र के 8 पार्टिकल्स ऐड होके क्या बनाते हैं? सल्फ़र बनाते हैं। तो सल्फ़र हमेशा S8 में। तो इस तरह से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम कहलाता है। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्टूडेंट, जो ये आप एटम का डायग्राम देख रहे हैं, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड करूंगा। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया एटम के बारे में कि एटम क्या है। अब हम देखते हैं थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। जो एटम होता है वो साइज़ में बहुत स्मॉल होता है। इसका साइज़ मेज़र किया जाता है नैनोमीटर में। ठीक है, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम कहलाता है। ठीक है, जितने भी एटम्स हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन का होता है और इसका जो साइज़ है वो 10⁻⁻10 नैनोमीटर होता है। अब हम देखते हैं जो एटम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय सिंबल में। जितने भी एटम होंगे उसको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद इस सिंबल फॉर्म के बारे में बताया था बेर्जेलियस ने। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, जैसे कोई एटम है, एटम सपोज करो हमारे पास लिथियम है ना, जो ये एलिमेंट है लिथियम, इसके अंदर एटम्स भी क्या है? लिथियम के ही हैं। तो इसे हम सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो Li लिखेंगे। सोडियम है तो इसका सिंबल Na होगा। पोटेशियम का सिंबल K होगा, है ना। इसी तरह से हम अगर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि लिथियम के Li लिखा, सोडियम के लिए Na, हाइड्रोजन के लिए H और पोटेशियम के लिए K लिखा, तो ये इनका सिंबल फॉर्म है। अब ये सिंबल फॉर्म बना कैसे? देखो, हाइड्रोजन के लिए H तो फर्स्ट लेटर लिख दिया, आपको दिख ही रहा है ना। लेकिन ये पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए K लिखा है, पर पोटेशियम में तो कहीं भी K नहीं है, फिर भी इसका सिंबल K लिखा है। ठीक है, इसी तरह से हम और भी एटम्स की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा सोडियम है, सोडियम में कहीं भी सोडियम Na है ही नहीं है, फिर भी उसका सिंबल Na लिखा है। तो कैसे हुआ ये, इसके बारे में देखते हैं। हम सबसे पहले IUPAC की बात करते हैं। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC ने क्या किया, एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनको एक नाम अप्रूव कर दिया, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इट, उनके अनुसार जो होता है सिंबल क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है या फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं उसी को हम क्या बनाते हैं? सिंबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल समझ में आया।
तो जैसा कि अभी हमने देखा था, लिथियम के लिए हमने Li लिया, हाइड्रोजन के लिए हमने H लिया, यानी हमने फर्स्ट लेटर का यूज़ किया एलिमेंट के। लिथियम के लिए हमने फर्स्ट 2 लेटर्स का यूज़ किया Li का। तो ये IUPAC के अकॉर्डिंग है। तो हर जगह लिथियम का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल H ही लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात करें, है ना। हाइड्रोजन यानी हमने फर्स्ट लेटर का यूज़ किया। फर्स्ट 2 लेटर्स के लिए जैसा मैंने भी बताया लिथियम, तो लिथियम का जो सिंबल होगा वो Li हो गया। ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो पूरे वर्ल्ड में इसे Li ही बोला जाएगा, इसके सिंबल को Li ही लिया जाएगा। पहला रूल तो उन्होंने ये दिया था। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्लियर हुई। फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज़ रिटन इन द स्मॉलर केस। स्टूडेंट एक चीज़ और पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो फर्स्ट 2 लेटर्स आते हैं तो इसमें से जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे हम लेड के लिए P भी यूज़ कर रहे हैं, तो P फर्स्ट लेटर तो हमेशा कैपिटल और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। इसी फॉर्म में इसको लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्मॉल लिख दे सेकंड कैपिटल लिख दे, तो वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज़ रिटन इन ए स्मॉलर केस, ठीक है। तो इसी तरह से लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ सिंबल्स, देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं। आपको समझ में आया। नेम के फर्स्ट या सेकंड लेटर्स के अकॉर्डिंग हम उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का हमने सिंबल Na लिखा है। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि सोडियम के अंदर Na वर्ड कहीं भी नहीं है, फिर भी इसका सिंबल Na लिखा है। ना लिखा तो जाना चाहिए था S या SO, बट S या SO इसमें नहीं लिखा है। तो सोडियम क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम उनके लैटिन नेम से लिया गया है। तो इस सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। तो नेट्रियम के फर्स्ट 2 लेटर Na, तो ये बना है Na से। इसी तरह जो पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल हमने K लिखा था। तो K क्यों लिखा था? क्योंकि इंग्लिश वर्ड नहीं, इसके लैटिन नेम से आया है इसका K। लैटिन नेम जो पोटेशियम का वो होता है केलियम। तो इसका फर्स्ट लेटर K लिया, ठीक है। इस तरह से हम सिंबल्स फॉर्म में एलिमेंट्स को हम लिख पाते हैं, ठीक है। या तो उनके इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग या उनके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड लेटर को लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है। इस तरह से हम सिंबल फॉर्म कर सकते हैं कुछ एलिमेंट्स के, ठीक है। कुछ लैटिन नेम वाले एलिमेंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, इनको आप समझ लीजिए। तो जैसे एंटीमनी है, एंटीमनी का सिंबल Sb है क्योंकि इसको स्टाइबियम बोलते हैं। कॉपर है, कॉपर का Cu है क्योंकि इसका लैटिन नेम क्यूप्रम है। ऐसी तरह गोल्ड है, गोल्ड का Au है। ऑरम है, इसका लैटिन नेम क्या है? ऑरम। आयरन है, आयरन का सिंबल Fe है क्योंकि ये इसका लैटिन नेम फेरम है। लेड है, लेड को हम FPB से लिखते हैं क्योंकि ये प्लम्बम में। मरकरी को Hg से, हाइड्रेग्रियम। कुछ और भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम को हम K से लिखते हैं क्योंकि ये केलियम है। सिल्वर को हम Ag से लिखते हैं, अर्जेंटेनियम है। सोडियम को हम Na से लिखते हैं क्योंकि ये नेट्रियम है, इसका लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम है। टिन का सिंबल Sn है क्योंकि स्टेनियम है। और टंगस्टन को हम W से लिखते हैं, इसका लैटिन नेम वोल्फ्रेम है। तो ये कुछ लैटिन नेम वाले एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो आपको लर्न रखने हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? जब अगर हम किसी एटम के मास की बात करें तो हम जानते हैं कि जो एटम होता है उसका साइज़ क्या होता है? काफ़ी स्मॉल होता है। तो उस एटम का मास निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो एटम का साइज़ बहुत छोटा होने के कारण जो एटॉमिक मास है, एटम का एब्सोल्यूट मास फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि एटम को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। तो इसी कारण से क्या होता है, जो ये एटम है इसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास नहीं मेज़र किया जा सकता है, लेकिन इसका हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो कोई भी एटम बहुत छोटा होता है ना, उसका कई बार एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एब्सोल्यूट मास तो उसका फाइंड नहीं किया जाता है। उसका क्या करते हैं? रिलेटिव मास
फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसके लिए हम किसी एक एटम को फिक्स कर देते हैं और जो अदर एटम है एक्स वाई जेड, इनसे इसको कंपेयर कर लेते हैं कि एक्स इस एटम से कितना हैवियर है, या वाई से कितना लाइटर है, या जेड इस फिक्स एटम के मास से कितना हैवियर है। तो इस तरह से इसको कंपेयर करके हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं। जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया कोई एक एलिमेंट स्पेसिफाई कर लिया जाता है, तो इस स्टार्टिंग में ये हाइड्रोजन को स्पेसिफाई किया गया था। ठीक है, इस हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया गया, फिर बाद में इसको हटा दिया गया, इसकी जगह क्या लिया गया, कार्बन एटम लिया गया। अब देखो हाइड्रोजन लिया गया था तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो जिसका 1 mu मास है, जिसका 2 और 3 है। जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है इसके एवरेज मास को लिया है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने एवरेज लिया था। वो क्या था, हाइड्रोजन का मास था 1.003 म्यू, है ना, ये यूनिट होती है मास की, म्यू से कहते हैं या AMU कह सकते हैं। तो हमने क्या, हाइड्रोजन का 1.003 म्यू एटॉमिक मास लिया और इससे अदर एलिमेंट्स को कंपेयर किया, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही, इस कारण से इसको रिप्लेस कर दिया गया कार्बन एटम से। फिर कार्बन एटम के मास को फिक्स कर दिया गया और अदर एटम्स के जो एलिमेंट्स थे उनको इससे कंपेयर किया गया। फिर हमने देखा कि वो इससे कितना हैवियर है और कितना इसमें ये लाइटर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हीलियम लेता हूँ, मैं बोलूँ अगर हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU है, तो इसका क्या मीन हुआ कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन हुआ कि जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो कार्बन एटम के एटम्स के 1/12 पार्ट से कितना हैवियर है, 4 टाइम्स हैवियर है। ठीक है, ऐसे हम अगर सोडियम की बात करें कि सोडियम का मास 23 है, तो ये कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से 23 हैवियर है। तो इस तरह से एटॉमिक मास को डिफाइन किया जा सकता है। एटॉमिक मास एज द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ एन एटम एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। अब जो कार्बन होता है, कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, C12 और C14। C14 को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। हम यहाँ C12 वाले कार्बन से इनको एलिमेंट्स को कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास बताते हैं। ठीक है, तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 म्यू होता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जैसा कि अभी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स का कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड विच इज़ एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे अगर हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम लेने पड़ेंगे। इसी तरह ओजोन का बनाना है तो हमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अब जैसे सल्फ़र होता है, सल्फ़र हमेशा 8 एटम को कंबाइन करके बनता है ना, 8 एस से बनता है। इसी तरह अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के अंदर भी क्या होते हैं, 4 एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, फास्फोरस बनाते हैं। तो ये समझ में आया आपको, कभी भी जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कंबाइन होने से ही बनेगा। और जो मॉलिक्यूल होगा, आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है उसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस भी होता ही है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल हमेशा तो दे आर एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्लियर है। अब चलिए कुछ एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं हम। जैसे डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज O2, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं। तो 2 एटम होने के कारण इसे डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ठीक है, जब 2 एटम कंबाइन होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायटोमिक। और ट्राई एटॉमिक का मतलब हो गया, जैसे कि ये ओजोन के अंदर एटम कितने ऑक्सीजन के, 3 एटम है,
तो 3 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना। अब स्टूडेंट देखते हैं हम एटोमोसिटी के बारे में। एटोमोसिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं एटोमोसिटी। तो सम एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, ये सब क्या है, इनका फ्रीली एक्सिस्टेंस है, ठीक है, तो इन्हें हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। ये किसी से कंबाइन होने की इनको ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे डायटोमिक जिनके अंदर 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक। जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, इनमें सब में 2-2 ही एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, इन्हें डायटोमिक कहते हैं। ट्राइएटोमिक्स का मीन्स हो गया जिनमें 3 एटम्स कंबाइन होते हैं। जो 3 एटम्स के कंबाइन होने से बनते हैं, जैसे ओजोन ले सकते हैं O3, ये ट्राइएटोमिक। पॉलीएटोमिक का मतलब हो गया जिसमें 4 एटम्स या 4 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे कहते हैं हम पॉलीएटोमिक। जैसे P4 हो गया, है ना, इस P4 को हम टेट्राएटोमिक भी बोल सकते हैं। इसी तरह से S8 हो गया, S8 को हम ऑक्टाएटोमिक भी बोल सकते हैं, या इन्हें हम पॉलीएटोमिक भी बोल सकते हैं। ये हमारा होता है एटोमोसिटी। तो समझ में आया आपको? एटोमोसिटी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसी को एटोमोसिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं हम कंपाउंड्स के बारे में। ये इसके बारे में आप 2nd चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनके फिक्स्ड वॉल्यूम और मास में, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करना पड़ेगा और इनका वॉल्यूम फिक्स होगा, तभी CO2 बनेगी, और इनका मास का रेशो भी फिक्स होगा। वॉल्यूम का रेशो तो हमेशा 1:2 होगा और मास का रेशो 3:8 होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3:8 होगा, तभी क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो ये हमारा कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ। तो आपको समझ में आया? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, मॉलिक्यूल फार्मूले के थ्रू लिखे जाते हैं। अब जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो हम लिखते हैं इस तरह से, लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमें इसको इस तरह से रिटर्न करने की वजह हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे, CO2 लिखेंगे, ये हमारे लिए ईजी भी पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल्स को हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूले से लिखा जाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाता है। जैसे हमें हाइड्रोजन सल्फेट लिखना है तो हम H2S लिख देंगे, है ना। जिंक सल्फाइड लिखना है हमें तो ZnSO4 लिख देंगे। इनको पूरा लिखने के बजाय हम इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। जैसे हमें सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है तो हम H2SO4 लिख देंगे, और हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है तो हम इसे HCl लिख देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एटम एंड आयन की। तो एटम के बारे में आप समझ पाए, एटम क्या होता है, देखो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है एटम, कई छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स से मिलकर बना है ये एटम होता है। इसके अंदर बेसिकली 3 प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के, पॉजिटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, रेड, ब्लैक एंड येलो। तो ये 3 टाइप्स के पार्टिकल कहलाते हैं। जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेड पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन है, ब्लैक न्यूट्रॉन है, और ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स होते क्या हैं, ये आप स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 4 के अंदर इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इन पार्टिकल्स को पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो एटम्स होता है उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये 3 चार्जेस होते हैं। यानी जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो एटम के बारे में आपको समझ में आया, एटम न्यूट्रल होता है। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर किसी कारण से या तो इसके पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए या नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए
या फिर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए या नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए, कुछ कोई सी भी कंडीशन हो, तो इसमें क्या होगा, ये जो एटम होगा वो एटम न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इक्वल नहीं है। इसी वजह से ये एटम क्या है, न्यूट्रल नहीं रह पाएगा और इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आना ही क्या कहलाता है, आयंस कहलाता है। क्लियर है? आपको डिफरेंस समझ में आया एटम और आयन में? एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, जबकि आयन क्या होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, जबकि आयन न्यूट्रल नहीं होता है क्योंकि इसमें या तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, ये ऐसा होता क्यों है, इस पे चार्जेस ज़्यादा क्यों आते हैं या कम क्यों होते हैं? ये एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसीलिए इस पे चार्जेस कम या ज़्यादा होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर वाले यानी चैप्टर 4 के अंदर पढ़ोगे, स्ट्रक्चर एंड एटम के अंदर। अभी आप सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी समझिए। तो अगर किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो जितने पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे उतनी ही इसके ऊपर पॉजिटिव लिख दिया जाएगा। जैसे 2 बढ़ गए तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया एटम के बारे में। एटम क्या होता है, आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं, जो एटम के ऊपर चार्ज होता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं। ये आयन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, नेगेटिव आयन और एनायन या केटायन पॉजिटिव आयन। ये एटम बना है, ये जीरो मत समझना, इस पर माइनस चार्ज होगा तो ये एनायन कहलाएगा, और ये एटम है, एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे हम केटायन कहेंगे। अब जितना चार्ज होगा, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है और केटायन में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस से ज़्यादा है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो ये हुआ क्यों? क्योंकि एनायन ने क्या किया, नेगेटिव चार्जेस को गेन किया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आया। केटायन ने क्या किया, केटायन पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने जो नेगेटिव चार्जेस थे उनको लूज़ कर दिया, तो नेगेटिव आयन लूज़ करने से कम हो गए और पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा केटायन हुआ। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का गेन होना या लूज होने से ही क्या बनता है, आयन में एनायन या केटायन बनता है। तो केटायन क्या होते हैं, अभी आपने समझा, जो आयन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं केटायन। इस पे पॉजिटिवली चार्ज आता क्यों है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया नेगेटिव पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या हो जाता है, जो हमारा न्यूट्रल एटम था उससे ज़्यादा इसके ऊपर चार्जेस आ गया है, इस वजह से ये से केटायन का। अब इसमें देखो क्या होता है केटायन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज 16 है और पॉजिटिव चार्ज 16 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज 15 और नेगेटिव चार्ज 15 और पॉजिटिव चार्ज 16 होंगे। तो ये एक आयन इसने क्या किया, लूज किया, इसीलिए। अब देखो स्टूडेंट, एनायन में क्या होता है, एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन को कहते हैं हम। इसमें ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसी कारण जो नॉर्मल एटम से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये नेगेटिव है और अगर मान लो इस पर नेगेटिव 16 चार्ज है और पॉजिटिव भी 16 चार्ज है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यहाँ 17 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और पॉजिटिव में 16 ही रहेंगे। तो ये हमारे पास इसने एक नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो ऐसे ही एक क्या बना, एनायन बना। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम देखते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज का गेन होना या नेगेटिव चार्ज का लूज होना ही क्या कहलाता है, वैलेंसीज कहलाती है। इस पे जितने चार्जेस बढ़ेंगे या घटेंगे वही उसकी क्या होगी, वैलेंसीज होगी। क्लियर है? तो इसी को हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का बेसिकली कंसेप्ट तो हम स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में यानी चैप्टर 4 में इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। अब ये वैलेंसी क्या होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगे। अभी आप देख लीजिए, जैसे ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज़ किया है, इसलिए इस पर
इसकी वैलेंसीज क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जो इनके चार्जेस लगे होंगे वही इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसीज कहलाएगी। जैसे इस पर अगर एस के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लग रहा है, यानी इसकी के जो नेगेटिव चार्ज कितने 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 ही होगी। अब ये आई कैसे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, तो वैलेंसीज को इस तरह से लिखा जाएगा। अब क्या होता है स्टूडेंट, देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 हो सकती है। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन की वैलेंसी 2 पॉजिटिव भी हो सकती है और 3 पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसे हम कॉपर की वैलेंसी की बात करें तो ये +1 पॉजिटिव भी हो सकता है और 2 पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेड की बात करें तो ये लेड में 2 पॉजिटिव भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है। तो ये इनकी वैलेंसीज हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स के अंदर ये वैलेंसीज चेंजेस हो जाती हैं। अब जो वैलेंसीज जिसमें कम है उसको के साथ हम OUS ऐड कर देते हैं, और जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसमें IC ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम फेरस की बात कर रहे हैं तो फेरस फेरम से लिया गया है, फेरम यानी होता है आयरन। अब आयरन के अंदर हम अस लग रहा है इसके अंदर, मीन्स इसमें कम वैलेंसीज को लिखा जाएगा, यानी 2 पॉजिटिव। अगर मैं बात करता फेरिक बोलता अगर मैं, तो फेरिक का मीन्स हो जाता हम लेंगे क्या, आयरन ही लेंगे, और इसकी ज़्यादा वाली वैलेंसीज को इसके साथ लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्यूप्रस और क्यूप्रिक भी लिख सकते हैं, है ना, और इनको भी हम लिख सकते हैं, प्लम्बस और प्लम्बिक। इस तरह से इनकी वैलेंसीज इनके नाम के अकॉर्डिंग हमें समझ आ जाएगी। स्टूडेंट अब देखते हैं हम रेडिकल के बारे में। अभी हमने वैलेंसीज के बारे में देखा कि एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का होना क्या था, वैलेंसीज था, जैसा कि ये लिखा हुआ है। और अब हम बात कर रहे हैं रेडिकल की। तो रेडिकल क्या होते हैं, तो रेडिकल का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर ए चार्जेस। ठीक है, इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कार्बोनेट, कार्बोनेट मीन्स CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ऐसा अगर मैंने लिखा, इसका मीन्स क्या है, इसके अंदर जो एटम्स हैं वो ज़्यादा एटम्स हैं। देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना है, अभी इस तो एटम्स ज़्यादा हैं और उस पर चार्जेस है, तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल। अब देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करें हम, CO3 -2 नेगेटिव और C4 पॉजिटिव को, तो इन दोनों में क्या है, इस एक में तो एक ही एटम है, जबकि CO3 में 2 एटम्स हैं और दोनों पे चार्जेस है। तो इसी को हम कहते हैं रेडिकल। समझ में आया? रेडिकल का मीन्स होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर मिलते हैं और उन पर चार्जेस होते हैं, उसको हम रेडिकल कहते हैं। जैसे हम नाइट्रेट की बात करें तो N और O 2 एलिमेंट्स हो गए और इस पर चार्जेस भी है, तो ये क्या हमारा रेडिकल कहलाएगा। और इन आयन को हम पॉली एटॉमिक आयन भी कह सकते हैं, है ना। अगर हम SO4 2- SO3 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फेट की बात करें तो HSO4 नेगेटिव, तो इसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, दिख रहे हैं आप। अब स्टूडेंट केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला इज़ ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। फार्मूला लिखने से पहले आपको वैलेंसीज और रेडिकल्स के बारे में याद होना चाहिए, तभी लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का फार्मूला H पॉजिटिव होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। सोडियम के लिए हम Na+ लिखेंगे, अमोनिया के लिए हम NH4 पॉजिटिव लिखेंगे, क्लोराइड के लिए हम Cl नेगेटिव लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड को हम OH नेगेटिव लिखेंगे, क्लोरेट को हम ClO3 नेगेटिव लिखेंगे, बाइकार्बोनेट को HCO3 नेगेटिव लिखेंगे, बाइसल्फेट को हम HSO4 नेगेटिव लिखेंगे, है ना। पर मैग्नेट को हमें लिखना है तो MnO4 पॉजिटिव लिखेंगे, बेरियम को हम क्या लिखेंगे Ba2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम को Mg2, इसी तरह क्यूप्रिक को Cu2 पॉजिटिव, फेरस को Fe2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम को Al3 पॉजिटिव, एंटीमनी को Sb3 पॉजिटिव, बोरोन को B3 पॉजिटिव, फेरिक को Fe3 पॉजिटिव और फॉस्फेट को हम PO4 3 नेगेटिव लिखेंगे। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम केमिकल फार्मूला लिखने की। अगर हमें केमिकल फार्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट, हमें सोडियम ऑक्साइड लिखना हो तो सोडियम ऑक्साइड हम कैसे लिखेंगे, तो सोडियम लिख दिया हमने और उसकी वैलेंसी लिख दी Na पॉजिटिव, और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है O2 नेगेटिव। सबसे पहले इनको हम विथ वैलेंसी सिंबल लिख देते हैं,
फिर इसके बाद Na और O को एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर इनकी जो वैलेंसीज होती है उससे इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 2 तो Na के साथ आ जाएगी और 1 O के साथ आ जाएगी, और 1 को लिखा नहीं जाता है। अभी फर्स्ट में तो मैंने लिखा हुआ है Na2O1, समझ में आ रहा है। फिर इसको हम Na2O ही लिखेंगे, 1 को लिखना नहीं होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो हमने लिखा Ca2 पॉजिटिव और क्लोराइड का होता है Cl नेगेटिव। Ca और Cl को एक साथ लिख लिया, फिर इनकी वैलेंसी इसको इंटरचेंज किया। Cl पे 1 है तो वो Ca के साथ आ जाएगी, Ca पे 2 है तो वो Cl2 के पास चली जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या बना हमारा, CaCl2। ये होता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हमें लिखना हो एक दो फार्मूलेज और बना के मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में हो जाएगा। जैसे हमें लिखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिया यहाँ होता है NH4 और इसकी वैलेंसी होती है पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड की होती है नेगेटिव। अब इनको NH4 OH को तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, NH4 और OH। ठीक है, अब इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करेंगे तो ये दोनों 1 है, 1 को लिखते नहीं है तो यही इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें एक और फार्मूला लेते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे कि बनाओ भाई कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट बनाना है। सोडियम कार्बोनेट में Na पॉजिटिव और कार्बोनेट की CO3 2 नेगेटिव। ये लिखा, इनको पहले एज इट इज़ लिख दिया। अब इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज, यानी 2 तो Na के साथ आ जाएगा और 1 CO3 के साथ होगा, जो कि लिखेंगे नहीं। तो ये क्या बन गया, Na2CO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ। तो इस तरह से हम केमिकल फार्मूलाज बना सकते हैं, बट इसके लिए आपको एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए, उनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए, और साथ में आपको रेडिकल्स भी याद होने चाहिए। अब ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, लर्न होंगी, तो आप केमिकल फार्मूला ईजीली बना लेंगे। ठीक है, और इसको आपको करना ही है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास की और फार्मूला मास की। तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा, वो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बेसिकली जो आपका एटॉमिक मास होता है उसी तरीके का ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। क्योंकि एटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे अगर हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मास लिखना है, मॉलिक्यूलर मास लिखना है, तो हम जानते हैं कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, कार्बन है, कार्बन की जगह हम लिख देंगे 12, जो इसका एटॉमिक मास हमें पता है ना, और कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो इसे लिखेंगे किस तरह से, तो इसमें कार्बन के नीचे हम लिख देंगे 1 एटम है तो 1 × 12, और इसके बाद ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं ना, दो अलग अलग एलिमेंट और कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए इनके बीच में क्या आएगा, 12 के बाद पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और ऑक्सीजन के एटम कितने 2 है और इसका मास कितना होता है 16, तो 2 × 16, तो ये हो जाएगा 12 + 32। अब इसे ऐड करेंगे तो ये 44 ग्राम, ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। ये किसका मॉलिक्यूलर मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर अब हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास निकालना है तो CaSCO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, ये तो इसका फार्मूला होता है। अब इसका मास निकालने के लिए हमें कैल्शियम का मास पता होना चाहिए, तो हमने कैल्शियम का कितने कार्बन कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है और कार्बन 2 हैं और ऑक्सीजन 6 है, क्योंकि ये 2 बाहर वाला इनसे इंटू हो रहा है। तो हम यहाँ 1 × 12 कर देंगे, प्लस 2 × 1 कर देंगे और 2 × 12 कर देंगे, और प्लस 6 × कितने, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो ये 12 × 1 = 12 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 24 होगा, प्लस ये 96 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 96 हो गया। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, ये 14 हो गया, ये 24 हो गया, ये 96 हो गया। इन्हें ऐड किया तो ये 10 और 4 14 हो गया, 14 का हम 4 लिख देंगे, कैरी 1 कर देंगे। ठीक है, 4 हो गया, कैरी 1, 10 11 12 13, तो ये 134 ग्राम ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का मास हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं कैलकुलेशन में गलती भी होगी हो, पर आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ में आ गया, सबके मास लिखते हैं, उनको उनके मॉलिक्यूल से इंटू करते हैं, फिर उनके कैलकुलेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दो और फॉर्मूले देख लेते हैं हम, जैसे जिंक सल्फेट का।
जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है। Zn का यानी जिंक का 65, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 4। जिंक एक ही है तो 65, सल्फर भी एक है तो 32 और ऑक्सीजन के एटम कितने 4, तो 4 इंटू 16 कर देंगे। अब इसे 65 प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा 16 4 जा 64 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट का एटॉमिक मास हो जाए, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब इनको ऐड किया हमने, 9 और 2 11, कैरी 1, 12 13 14 15 16, तो ये 161 ग्राम किसका, जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें अमोनियम क्लोराइड का फाइंड करना है तो अमोनिया NH4 होता है, क्लोराइड यानी Cl। नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 है, हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 35.5 मास होता है। नाइट्रोजन 1 है तो 14 और 4 इंटू कर देंगे, 4 प्लस 35.5। अब इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हमने ऐड किया तो ये ऐड करने पर आया आपका 8 और 5 हो जाएगा 3 1 4 5 53.5 ग्राम। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ 53.5 ग्राम। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। मास परसेंटेज निकालना है। ये सिमिलर होता है जैसे आप स्कूल में परसेंटेज निकालते हैं ना सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी, इन सब में आपके मार्क्स आए और सपोज X Y Z और A B ये आपके मार्क्स आए। अब और इसके बाद हम इनका टोटल कर लेंगे। अगर हमें इंग्लिश में देखना है कि कितने परसेंट इंग्लिश से हमें मार्क्स मिले तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं इंग्लिश के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो सिमिलर बस यही फॉर्मूले की जैसे ही ये मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट का हमें, जैसे CaCl2 है हमारे पास, अब CaCl2 में हमें बताना है कि कैल्शियम का मास परसेंटेज कितना है। तो कैल्शियम का मास परसेंटेज बताना है तो हम सबसे ऊपर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम लिख देंगे और अपॉन टोटल मास इंटू 100, टोटल मास इंटू 100। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास परसेंटेज आ जाएगा, है ना। कैल्शियम के लिए लिखा तो इस तरह से समझ में आया आपको, कैल्शियम ऊपर और कैल्शियम क्लोराइड पूरे का नीचे इंटू 100। चल देखते हैं, चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। आपको मास परसेंटेज बतानी है कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है कि CuSO4। तो इसमें Cu का मास हो गया 64, सल्फ़र का 32 और ऑक्सीजन का 16 हो गया। अब इन तीनों के मास हमें पता है और इसमें हमें बताना है कॉपर का। तो मास ऑफ कॉपर ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल मास इंटू 100। अब देखो कॉपर का कितना है इसके अंदर 64, तो हम 64 ऊपर लिख देंगे अपॉन टोटल मास। इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल मास आएगा। चलिए ऐड करते हैं, 64 प्लस 32 प्लस 16, 4 इंटू 16 है ना। इस फॉर्मूले में पहले वैल्यू पुट करके मॉलिक्यूलर मास तो इसी तरह से आता है ना, अभी प्रीवियस पेज पे हमने सीखा। तो 96 हो गया ये प्लस 64 हो गया, तो ये 64 हो जाएगा, है ना। इसको ऐड किया, 10 का 0 कैरी 1, 10 और 6 16, 160 इसका मॉलिक्यूलर मास बना। अब ये 160 इसके मॉलिक्यूलर मास को रखेंगे इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। अब 8 इंटू 5 करेंगे तो 40%। तो जो कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर का परसेंटेज, मास परसेंटेज कितना है 40%। स्टूडेंट अगर हमें ऑलरेडी सभी कंटेंट एलिमेंट्स के मास गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, जैसे हमें सल्फ्यूरिक एसिड में 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 4.9 ग्राम, हमने लिखा इसको। इसके बाद हाइड्रोजन दे रखी है 0.1 ग्राम, तो हमने हाइड्रोजन लिख दी 0.1 ग्राम, और सल्फ़र 1.6 तो 1.6, और रेस्ट क्या है ऑक्सीजन। रेस्ट का मतलब क्या है, जो ये
टोटल है सल्फ्यूरिक एसिड 4.9, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, इन दोनों को ऐड करके, हाइड्रोजन और सल्फर को ऐड करेंगे तो ये 1.7 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया, ये 2 और ये 3.2 ग्राम। अब हमारे पास सभी चीज़ के मास आ गए हैं। अब ये पूछ रहा है कि ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के आपको मास बताने, मास परसेंटेज। तो हाइड्रोजन का लिखेंगे तो हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इंटू 100, हाइड्रोजन का कितना है 0.1 है, तो 0.1 अपॉन टोटल कितना है आपको 4.9 गिवन है, इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद हमें सल्फ़र का फाइंड करना है, तो सल्फ़र का मास परसेंटेज लिखेंगे 1.6 अपॉन 4.9 इंटू 100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये सल्फ़र का मास परसेंटेज भी हमें मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें ऑक्सीजन का फाइंड करना है तो ऑक्सीजन का कितना है 3.2 अपॉन 4.9 इंटू 100। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम ऑक्सीजन का भी मास परसेंटेज लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज फाइंड करते हैं।